बात कर रहे हैं 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले की, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली धमाके से जुड़ी आज की जो अहम खबर है, हम आपको उससे अवगत करा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट पर ला दिया है। इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा और संगठित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बताया जा रहा है, जो दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। इसी सिलसिले में आज सुबह 5 बजे से ही प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े ट्रस्टी, सहयोगी और संस्थाओं के 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। तो वहीं जम्मू कश्मीर में सीआईके लगातार टेरर मॉड्यूल को लेकर दबिश दे रही है। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली और आसपास के इलाकों की है, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस पूरे टेरर मॉड्यूल के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसी कड़ी में मनी ट्रेल के संदर्भ में ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। ईडी ने आज 25 ठिकानों पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट की तरफ से मल्टीपल लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली धमाका, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली समेत 25 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इन 25 ठिकानों पर मनी ट्रेल के संदर्भ में पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, इन लोकेशंस में दिल्ली का शाहीन बाग इलाका, जहां ईडी की छापेमारी जारी है, यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग और ट्रस्टियों के ठिकानों पर छापेमारी की कवायद इस समय ऑनगोइंग है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग और मनी ट्रेल की ईडी पड़ताल कर रही है। दिल्ली के ओखला इलाके में भी यूनिवर्सिटी के ऑफिस में रेड को लेकर जानकारी सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय की यह कवायद आज सुबह 5 बजे से शुरू हो गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में उसके ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली और अन्य जगहों पर कुल ऐसी 25 लोकेशंस बताई जा रही हैं, जहां इस समय ईडी की पड़ताल जारी है। ईडी द्वारा दबिश दी गई, रेड्स की गई और अब मनी ट्रेल को लेकर के जो भी दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, उसकी पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, दिल्ली का ओखला इलाका, जामिया इलाका, खुद अल फलाह यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में कई ऐसे जो ट्रस्टी हैं जो कनेक्टेड रहे हैं, एसोसिएटेड हैं, और यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग होती थी, दरअसल ईडी की ये छापेमारी उसकी पृष्ठभूमि की पड़ताल करने के लिए की जा रही है कि जो मनी ट्रेल है वो एग्जैक्टली कहां से ओरिजिनेट हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में इस बीच आपको बता दें, कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट की मल्टीपल लोकेशंस पर छापेमारी हो रही है। श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में सीआईके की कई जगहों पर छापेमारी की जानकारी मिल रही है। श्रीनगर के अस्पताल में सीआईके की छापेमारी इस समय जारी है। आपको बता दें, शाहीन बाग स्थित अस्पताल में छापेमारी को लेकर के देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। एसएमएचएस अस्पताल में भी सीआईके की छापेमारी जारी है। अब देखिए, वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल में डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। ये डॉक्टर से संबंधित टेरर मॉड्यूल जो है वो अब तक एक्सपोज हुआ है। ऐसे में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, जिसकी जिम्मेदारी है कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, सीआईके काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट की मल्टीपल लोकेशंस पर छापेमारी को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। श्रीनगर के अस्पताल में, शाहीन बाग के अस्पताल में, एसएमएचएस अस्पताल में छापेमारी को लेकर देखिए बड़े इनपुट्स मिल रहे हैं। मेरे साथ आदित्य द्विवेदी जुड़ गए हैं। आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर पहला सवाल मेरा आपसे होगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी शुरुआत में जब जानकारी मिली थी तो डॉक्टर आदिल राथर या फिर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, ये कुछ चेहरे थे जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफाई हुए, जिसमें से डॉक्टर उमर मारा जा चुका था और बाकी 2 गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसा लगा कि ठीक है, कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हैं और अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक बड़ा दायरा इस पूरे मॉड्यूल के साथ जुड़ता हुआ, कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश होते चले गए। और अब जो जानकारी मिल रही है कि आज ईडी
की मल्टीपल लोकेशंस पर छापेमारी चल रही है। यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग होती थी, जो मनी ट्रेल है, उसके संदर्भ में ईडी की इन्वेस्टिगेशन भी अब पैरेलली स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल प्रीति, इस वक्त हम ओखला के अल फलाह यूनिवर्सिटी के उसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं जिसको ईडी ने फिलहाल सील किया हुआ है। किसी के आने जाने पर मनाही है। ईडी की कार्रवाई यहाँ पर सुबह 5 बजे से शुरू हो गई है और अब तक की कार्रवाई में अगर हम अपने दर्शकों को बताएं प्रीति, तो 9 सेल कंपनियां पकड़ी गई हैं इस कार्रवाई में, जिनमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के द्वारा 9 सेल कंपनियां बनाई गई थी जो एक ही पते पर हैं, जिनके मोबाइल नंबर एक ही हैं, ट्रस्टी भी एक ही हैं। तो कुल मिलाकर के कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का कोई ताल्लुक इस आतंकी मॉड्यूल से नहीं है। अब धीमे धीमे परतें खुल रही हैं और कनेक्शन मिलने शुरू हो रहे हैं, वरना 9 सेल कंपनियों का कोई मकसद बेवजह का नहीं हो सकता है। इसके अलावा जब ईडी ने अपनी कार्रवाई यहाँ पर प्रीति शुरू की हुई है, तो उसमें जो और परतें खुली हैं, जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसमें जो वित्तीय लेन देन है उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं। यानी कि बैंकों में पैसा आया है, उसे कैश लेकर के, कैश निकाल करके उसको इस्तेमाल किया गया है। तो कैश का इस्तेमाल ज़्यादा होना संदेह के घेरे में आता है। इसके अलावा प्रीति, जो और अब तक ईडी की कार्रवाई है उसमें जो जानकारी मिली है, एचआर का कोई बहुत बड़ा यहाँ स्टाफ नहीं है, यानी कि जो एचआर के दस्तावेज होने चाहिए वो नहीं है। लोगों को जो सैलरी दी जानी चाहिए थी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। केवाईसी से संबंधित अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो वो भी पैमाने पर पूरे नहीं उतर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब जबकि ईडी ने कार्रवाई शुरू की है, एनआईए आतंकी दृष्टिकोण पर अपनी कार्रवाई आगे कर रहा है, तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आतंकी मॉड्यूल्स को भी फंडिंग या उनको सहयोग करने की बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन जो अभी तक कार्रवाई आई है उससे संदेह गहराता चला जा रहा है और अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्टी है या उससे संबंधित ताल्लुकात रखने वाले जो भी 25 लोग हैं, उन सभी के ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं आदित्य कि एचआर जैसा कोई प्रॉपर मैकेनिज्म वहां पर नहीं था, सिस्टम नहीं था, पेमेंट्स कैसे होती थी जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उसको लेकर के भी कुछ कागजात मुकम्मल तरीके से वहां पर मेंटेन नहीं किए गए हैं। ये शॉकिंग है। अब ये तो ऐसा लग रहा है या सीधे सीधे इंगित ऐसा कर रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल सामने सिर्फ आई वॉश करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन इसका जो पीछे काम था एक्चुअल में आतंकियों को या इस तरह के मॉड्यूल को फंड करना ही मकसद था। ये तो इस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शॉकिंग रिविलेशंस हैं। बिल्कुल प्रीति, जो अभी 5 बजे से लेकर के अगर हम अभी बात करें तो ये जो 6 घंटे की ईडी की कार्रवाई हुई है इसमें बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर आधिकारिक रूप से जब बयान आएगा तब कुछ कह पाना होगा। लेकिन जो जानकारी मिली है उससे काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो रही हैं, बस उसमें मोहर लगना बाकी रह गई है। इसके अलावा जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई डॉक्टर्स की डायरी पकड़ी गई हैं, उन डायरी का भी हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। हालांकि वो ईडी की इस कार्रवाई से थोड़ा सा अलग हट करके है, लेकिन उसमें जो डिकोडिंग की गई थी, उस डिकोडिंग जो कोड किए गए थे उसको डिकोड किया गया है। उसके बाद से 25 लोग हिरासत में लिए गए। 25 लोगों की तलाश थी जिसमें से 18 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी की तलाश जारी है। और ये सब कहीं ना कहीं इस ईडी की कार्रवाई, एनआईए की कार्रवाई और जो बाकी हमारी एजेंसियाँ, भारत देश की एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं, उन सब की कड़ियाँ आपस में जब जोड़ के देखी जा रही हैं तो ये मालूम हो रहा है पिछले 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ इन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। और जैसा कि एनआईए की जांच में सामने आ रहा है कि ड्रोन हमलों की भी तैयारी थी कि ड्रोन से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमले किए जाएंगे। और आर्थिक रूप से चूंकि ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं थी, तो ऐसे में जो आर्थिक मदद दी जानी थी उसमें कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के गहरे संबंध, गहरे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर भूपेंद्र कौर, जब अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में बनी रही इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दरमियान, तो उनकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस नोट साझा किया गया था, एक स्टेटमेंट जारी किया गया था यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर, जिसमें कहा गया था कि ये कुछ डॉक्टर्स का
अपना इंटरनल मैटर था। यूनिवर्सिटी का इनसे लेना देना कुछ नहीं है। इनका आपस में किस तरीके से कनेक्शन था, कैसे ये लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, यूनिवर्सिटी की किसी भी प्रणाली प्रक्रिया से ये सरोकार था ही नहीं। यूनिवर्सिटी ने खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन बाद में एनएमसी की तरफ से भी एक नोटिस दिया गया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से इनकी वेबसाइट पर भी कुछ जो तथ्य साझा किए गए थे उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, और केंद्र सरकार की तरफ से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऑडिट की बात कही गई थी। क्या आज जो ईडी की कवायद की जा रही है इसे उसी ऑडिट की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है, ताकि कम से कम ये कंफर्म किया जा सके जो सोर्स ऑफ पेमेंट्स हैं या जो मनी ट्रेल्स हैं वो जेन्युइन सोर्सेस से ही हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन ही नहीं किया गया, कोई डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन था ही नहीं, ऑपरेशनल था ही नहीं, मसलन एचआर या पेमेंट कैसे की जाती है, ये तमाम रिकॉर्ड्स, इसे फिलहाल तलाशा जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल प्रीति, जिसका आपने जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी जो नाम है, जो अगर हम बात करें जो यूनिवर्सिटी को पैरामीटर्स दिए जाते हैं, नैक के जो ग्रेड होते हैं, उसमें भी इन्होंने अपनी साइट्स में काफ़ी कुछ फर्जीवाड़ा कर रखा था। ऑब्जेक्शन एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑब्जेक्शन होने के बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट से उन दावों को किनारे किया, यानी कि उनको डिलीट किया, हटा लिया। 3 दिन बाद ऐसा हुआ। और जिस प्रेस नोट की आप बात कर रही हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो प्रेस नोट जारी किया गया था और जिसमें ये दावा किया गया था कि इन डॉक्टर से इनका कोई वास्ता नहीं है, अब कहीं ना कहीं वो दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। प्रीति जी, ठीक है, बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके की जांच में लगातार नित नए खुलासे हो रहे हैं। 15 मौतें, 25 घायल। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शुरुआती जांच से लेकर तकनीकी साक्ष्यों और एनआईए, दिल्ली पुलिस की टीम्स की इन्वेस्टिगेशन एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और इस पूरी आतंकी साजिश पर अब तक जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है, आंखें खोलने वाली है। एनआईए और ईडी और सीआईके की संयुक्त कार्रवाई से एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है, जो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। इसके तार जम्मू कश्मीर से, फरीदाबाद से, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी जुड़े हुए पाए गए हैं। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। एनआईए की टीम की तरफ से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश है। आज जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की टीम जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले आपको बता दें, आमिर राशिद की भी कल गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में पेशी हुई थी। लगातार इनसे अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर के एजेंसी सवाल कर रही हैं। इनका रोल, इनका क्या कुछ इस पूरे मॉड्यूल में काम था, इनको क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, इस पूरे मॉड्यूल के बारे में इन्हें कितनी मालूमात हासिल है, उन तमाम पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। मेरे साथ विकास सबरोल भी जुड़ गए हैं, विकास का रुख करेंगे। विकास, पहले आमिर की गिरफ्तारी होना है एनआईए के द्वारा, और उसके बाद अब एक और गिरफ्तारी जिसका नाम बताया जा रहा है जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश। इसके संदर्भ में आपके पास क्या कुछ जानकारी है? और जम्मू कश्मीर से जैसे जैसे इस मॉड्यूल में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कई और बड़े चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं। ये लग रहा है कि ये छोटा मोटा मॉड्यूल नहीं खड़ा किया गया था, बल्कि एक पूरा वेल ट्रेन्ड, दुनिया में अगर हम ये कहें तो जो इनकी दुनिया के सामने आइडेंटिटी थी वो वाइट कॉलर थी, जिस पर कोई शक व शुबा हो नहीं सकता था। लेकिन पृष्ठभूमि में इनकी जिम्मेदारी बड़ी खौफनाक थी, आतंकी वारदातों को अंजाम देना और उसके लिए लोगों को तैयार करना। देखिए, जो अभी गिरफ्तारी हुई, जिसे जासिर कहा जा रहा है, वो जो बंदा है वो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था पूरे दिल्ली बम धमाके के जितने भी इसमें इंक्लूड थे। उसके अलावा वो जो है लगातार ड्रोन में भी कई बदलाव करने की कोशिश कर रहा था ताकि उनको धमाके करने के लिए तैयार किया जाए, सूत्रों से खबर आ रही है। उसके अलावा वो कहीं ना कहीं वो मिसाइल जैसे रॉकेट्स होते हैं छोटे, उनको तैयार करने की कोशिश कर रहा था ताकि हमले किए जा सके। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो डॉक्टर्स का जो सो कॉल्ड एक नेटवर्क है, कितना ही रेडिकलाइज हो चुका था, किस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया गया था, किस तरह से ये ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि पूरे भारत को जो है किसी तरह से पूरी तरह भारत में जो है अलग अलग धमाके किए जाए और पूरे एहतियात का माहौल क्रिएट किया जाए।
ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि ये 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद का जिस दिन गिराई गई थी, उस दिन इनका एक मेन मोटो था कि उस दिन ये धमाके करके पूरे भारत में अराजकता का माहौल फैलाए। लेकिन समय रहते इनको पकड़ा गया। और अभी भी आज तो अभी जो सीआई की रेड कश्मीर में चल रही है, ऐसा सूत्रों से बताया जा रहा है कि डेंटिस्ट है, डॉक्टर, उनके घर रेड चल रही थी। हालांकि अभी उसके बारे में कुछ अधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल अलग अलग जगहों पे पूरे कश्मीर में विकास, अगर बात की जाए तो अब हैं। तक जो चेहरे एक्सपोज हुए हैं उनमें ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर तक क्या मैं ये कहूंगी कि अब तक ज्यादा जो फेसेस आइडेंटिफाई हुए या जिन पर दबिश की गई वो जम्मू कश्मीर से डायरेक्टली इन्वॉल्व पाए गए, कनेक्टेड पाए गए। और कितने ऐसे डॉक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि जिन जिन अस्पतालों की बात की जा रही है, सीआईके की छापेमारी भी चल रही है, वो जम्मू कश्मीर के ही कुछ अस्पतालों में इस वक्त कंडक्ट हो रही है। यानी कि कई और डॉक्टर्स हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो रेडार पर हैं एजेंसी के, जिन पर अभी सस्पेक्ट जो वो नजर आते हैं और आशंकाएं बनी हुई हैं। देखिए, डॉक्टर जब से इस पूरे कांड में जो पकड़े गए हैं, जब पूरे खेल में पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनको चेक किया जा रहा है। किन किन से लगातार व्हाट्सएप पे चेकिंग हो रही है, टेलीग्राम पे, कहीं कहीं ऐसी स्पेशल अनक्रिप्टेड साइट्स है जहाँ से वो लोग बात करते हैं। उन सब के कनेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर से कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। ऐसे में जो जैश ए मोहम्मद लश्कर ग्रुप है, ये इसमें शामिल कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एक पूरा नेटवर्क जो है वो सीधा सीधा कश्मीर की तरफ रुख कर रहा है। और खासकर ये जो डॉक्टर्स हैं, इनकी कईयों की पढ़ाई जो अनंतनाग या कश्मीर के श्रीनगर के अलग अलग हॉस्पिटल हैं, वहां से इनकी एमबीबीएस की हुई है। वहां पर जिस तरह से सामान मिल रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं ये साफ है कि देखिए, जिस तरह से उनके जो एक लॉकर था जिसमें अगर राइफल मिली है, तो अगर वो राइफल AK-47 अंदर गई है तो वो अंदर गई होगी। कई लोगों को पता होगा उस पूरे अभियान में कौन कौन लोग शामिल हैं और कहाँ कहाँ सामान छिपाया गया, क्योंकि देखिए अभी वो सामान मिला है जो बताया गया है। अभी जो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, जो इनके कांटेक्ट में लोग पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ सामान क्या क्या रखा है उसके बारे में अभी जानकारी साझा नहीं की जा रही है, बाहर नहीं आ रही। उन चीजों को भी क्रैक करने के लिए इस पूरे एक जो इसको ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड नेटवर्क कहेंगे, जिस तरह का भी नेटवर्क है, इसको ध्वस्त करने के लिए विकास, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र हम लगातार भी कर रहे हैं कि व्हाइट कॉलर प्रोफेशन से जुड़े हुए चेहरे दुनिया में, समाज में बड़े सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं डॉक्टर्स, लेकिन इस मॉड्यूल में डॉक्टर्स ही एक्सपोज हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का हर एक डॉक्टर कहीं ना कहीं इस चिंता से परेशान होगा कि लोग उन्हें क्वेश्चनेबल नज़रिए से देखेंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि अब तक जो हम इस तरह के लोगों को जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो गए, वो किसी ना किसी मजबूरीवश या अपनी आर्थिक मजबूरियों की वजह से इस मॉड्यूल में, चाहे जैश की बात करें चाहे लश्कर की बात करें, उनका हिस्सा बन जाते थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स भी जो हैं मॉनिटरी बेनिफिट्स की वजह से ऐसा करते थे। लेकिन वाइट कॉलर प्रोफेशन वाले डॉक्टर्स, पढ़े लिखे, एक अच्छी पृष्ठभूमि से आने वाले, समाज में अच्छा रुतबा, बावजूद इसके उनका रेडिकलाइज होना, ब्रेन वॉश इस कदर होना कि फदाइन अटैक के लिए वो खुद भी तैयार है और औरों को भी तैयार किया गया है। ये एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती है इस समय, और मुझे लगता है कि इनसे कनेक्टेड जितने भी लोग होंगे इस समय, वो सभी लोग एजेंसीज के रेडार पर होंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? जी बिल्कुल। देखिए, इस समय जो है हर जगह जितने भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो नौकरियां कर रहे हैं यहाँ से एमबीबीएस करके, वो सबके सब कॉलेजेस को, सबके सब यूनिवर्सिटी जो है इस रडार पे जरूर है। और कहीं ना कहीं इसका असर साफ देखा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही जम्मू का जो मेडिकल कॉलेज है, वहां भी जो है बाकायदा लॉकर्स की जांच की गई है, चेक किया जा रहा है, क्योंकि लॉकर्स किस नाम के, देखिए लॉकर्स इतने ज्यादा होते हैं, लॉकर्स पे नाम नहीं लिखे थे, सिर्फ नंबर्स होते हैं। जो नंबर जो है वो बच्चे या जो डॉक्टर्स हैं वो याद रखते हैं। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जिसका लॉकर वो अपना नाम बाकायदा पूरी डिटेल लिख के लॉकर पे लगाए, ताकि ये चिन्हित किया जा सके क्या वो डॉक्टर्स अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं जिनके पास वो लॉकर्स हैं, या सिर्फ लॉकर्स ऐसे ही रखे जा रहे हैं ताकि अपना सामान जो है यहाँ पे रखा जा सके। और ऐसे में ही देखिए, जो एक डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, उसका लॉकर अनंतनाग हॉस्पिटल में मिल रहा है, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है, और अभी तक वो लॉकर उसके पास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा नेटवर्क, सिर्फ इसमें डॉक्टर ही नहीं, इसमें कई पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी हो सकते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हो सकते हैं। हम इसकी दावा नहीं करते, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक
डॉक्टर का काम नहीं हो सकता है, इसमें कई लोग शामिल होंगे, क्योंकि अगर एक डॉक्टर बाहर जाके जॉब कर रहा है, अभी भी इतने सालों बाद उसका बिल्कुल, उन लोगों को चिन्हित है करना कि किन्हें एग्जैक्टली अपने मंसूबों के लिए तैयार किया जा सकता है, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। और देखिए, एक डॉक्टर नहीं, दो डॉक्टर नहीं, अगर एक आध होते तो ठीक है, समझा जा सकता था, लेकिन यहां तो कई डॉक्टर्स को इस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया गया और आगे इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको और लोगों को इस मकसद के लिए तैयार करना है, क्योंकि जो व्हाट्सएप के जरिए अब तक खुलासे हुए उसमें 78 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उन पर भी काम चल रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई आतंकी उमर का एक नया वीडियो सामने आया है। आतंकी उमर का ये लेटेस्ट वीडियो है जो धमाके के एन पहले का बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस वीडियो में उमर की जो स्टेटमेंट है वो जिहादी मानसिकता को बयां करती नजर आ रही है। फरीदाबाद में पुलिस की दबिश के बाद जब मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई और बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद हुए थे, उस समय उमर को यह पता था कि अब एजेंसियां उसके पीछे हैं। उससे एन पहले अपनी जिहादी मानसिकता को जाहिर करता हुआ ये वीडियो उमर द्वारा बनाया गया। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य भी बने हुए हैं, आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, डॉक्टर उमर जो इस धमाके में मारा गया, मैं इसको फिदायीन हमले की तरह अपने आप को उड़ाने की घटना के रूप में देखती हूँ, लेकिन इस घटना को अंजाम देने से पहले उमर का जो वीडियो सामने आया है वो उसकी जिहादी मानसिकता को किस कदर उसे रेडिकलाइज किया जा चुका था। फिदायीन अटैक के लिए पूरी तरह से वो ट्रेंड था, तैयार था, और मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उसे पता था कि उसे अपने मंसूबे को भी अंजाम देना है, अपने मकसद के लिए अपने जान की बाजी लगाने को वो तैयार था। वो इस वीडियो में नजर आता है। बिल्कुल प्रीति, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब हमारे दर्शकों ने इसको देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें ये बात वो कहता नजर आया है कि उसकी मंजिल अब मौत ही है। उसने ये इस बात को भी कहा कि इस सब समाज में इसकी कोई जगह नहीं है, कानून में इसकी कोई जगह नहीं है जिहाद की, लेकिन आत्मघाती हमला करना उसका अपना काम है और वो इस लक्ष्य को पाने जा रहा है। बहुत जल्द वो उस लक्ष्य को पा लेगा। तो जिस अंदाज में उसने अपने बयान को दिया हुआ है, इससे इतना तो साफ है कि वो चाहे डॉक्टर हो या फिर वो मजदूरी करने वाले लोग, इनको कट्टरता का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है, इस्लामिक जिहाद का एक ऐसा राग आलापा जाता है कि जिसकी गिरफ्त में आने के बाद ये बाहर निकलते नहीं दिखाई देते हैं। इनको मौत से भी डर नहीं लगता है और ये मारने पर आमादा हो जाते हैं। इससे कई बातें साफ हुई हैं। एक तो ये कि हमास की तर्ज पर भारत में आतंकवाद और टेरर फैलाने की कोशिश ये इन आतंकियों के द्वारा की गई, जिसमें वाइट कलर लोगों को इस्तेमाल किया गया, वाइट कलर टेररिज्म को फैलाने की कोशिश की गई, जिसमें ड्रोन अटैक्स भी शामिल थे। तो अब ऐसे में NIA सहित जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं वो काफ़ी सावधान हैं। इसके अलावा प्रीति बताएं, डॉक्टर उमर का एक डायरी मिली हुई है जिसमें 150 मैसेज हैं, जिसमें तमाम डिकोड है, वो अंकों में है। उसने जो मैसेजिंग की हुई है वो अंकों में की गई है, जिसको डिकोड किया गया है और उसके बिहाफ पर NIA को बहुत कुछ हासिल हो रहा है, बहुत लोग गिरफ्तारी की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरी चैट NIA को की डिकोड करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीन का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, डॉक्टर सर्जन के रूप में जिनकी पहचान हुई, और वोल्फ अटैक नाम से जो एक बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप चला रही थी, जिसकी एडमिन वो खुद थी, महिला आतंकियों को भी ट्रेन कर रही थी। हाउल कोड के जरिए उनकी ट्रेनिंग होती थी, ताकि अगर एजेंसीज, ऑल्दो ये एनक्रिप्टेड मोड में चैट होते हैं, लेकिन एजेंसीज की अगर फिर भी निगाह पड़े, उनकी नज़र से गुजरे, तो हाउल कोड की वजह से किसी को शक व शुबा ना हो। विकास, एक आखिरी सवाल आपसे भी लेना चाहूँगी यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पर आदित्य भी कह रहे हैं कि इस ऑडियो में, इस वीडियो में उमर क्लियरली कह रहा है कि एक सभ्य समाज में उस काम के लिए कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं, उसका मकसद खुद को खत्म करना ही है, लेकिन इतना इस एक्सट्रीम हद तक किसी को रेडिकलाइज किया जा सकता है, वो भी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति को, कि वो अपनी जान तो लेगा ही, अपने साथ साथ वो इंसानियत का लिए भी एक बड़ा खतरा ही है। और ये पूरी एक फौज तैयार कर दी गई थी ऐसे आतंकियों की, पढ़े लिखे डॉक्टर्स की, जो जिंदगी देते नहीं है, जिंदगी लेते हैं, डॉक्टर डेथ जिनकी पहचान है। प्रीति, देखिए, ये जो नेटवर्क है, हम इसको ये नहीं कहेंगे नेटवर्क खाली जम्मू कश्मीर या फरीदाबाद हरियाणा से जुड़ा है। आप देखिए, इसके तार तुर्की तक से जुड़े हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनको जो रेडिकलाइज किया जा रहा है
उसमें खाली भारत के लोग या पाकिस्तान के लोग नहीं शामिल है, जो आतंकवादी बने हैं वो लोग शामिल नहीं है, इसके अलावा बाहर के लोग भी शामिल हैं। वो इनको इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर देते हैं। इसके पीछे कई चीजें हो सकती हैं। देखिए, कई ऐसे कई बार देखा गया है पाकिस्तान की तरफ से भ्रामक खबरें चलाई जाती हैं, भ्रामक वीडियो चलाई जाते हैं, वीडियो फिलिस्तीन गाजा के होते हैं बताए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। ऐसी चीजें दिखाकर कहीं ना कहीं इन लोगों को भड़काया जाता है। और इसके पीछे ये भी बात ऐसे ही लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है जो रेडिकलाइज कर रहे हैं इन युवाओं को, इनके दिमाग में जहर भर रहे हैं, अपने मुल्क का दुश्मन तो बना ही रहे हैं, इंसानियत का भी दुश्मन बना रहे हैं इन्हें। बहुत शुक्रिया विकास और आदित्य इस पूरी इन्वेस्टिगेशन और अभी क्या कुछ हो रहा है इस संदर्भ में हर एक जानकारी, हर एक इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।